प्राथमिक विद्यालय कोचघाट के विद्यार्थी आज आपके समक्ष यूथ पार्लियामेंट की एक झलक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस झलक के माध्यम से हमारा मकसद आप सभी को सदन की जानकारी उपलब्ध कराना है। सदन में किस प्रकार से पक्षी दल विपक्षी दल सरकार से प्रश्न पूछते हैं, सदन में किस प्रकार से बिल पास होते हैं और सदन में किस प्रकार से देश के सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान दिलवाया जाता है। आज इस मंच के माध्यम से हम इसकी जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, Honorable members, I cordially welcome you all to the summer session of the Youth Parliament. Hope the session would be a very fruitful one as we set out deliberate, important matters concerning about nation. Today's first business is oath taking. Secretary General, please. Srimati Meetha Bhaskar, who stand elected from the Balia constituency of Bihar, now take the oath or affirmation. Meetha Bhaskar, please. Madam, would you like to take oath or affirmation? Oath. In which language? Hindi. नमस्कार, मैं मीठा भास्कर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखती हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। Honorable members, as we meet today, it is my sad due to inform the House the demise of our MP, Shri Hafiz Mohammed Siddiqui. He was a committed social and a political worker. He played a prominent role in upliftment of people of Lakshadweep and in setting up this education institution. He passed away on 1st April 2022 at the age of 52.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत खेद महसूस हो रहा है कि मिसेस पार्टी के निष्ठावान नेता श्री मोहम्मद हाफिज सिद्दीकी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। वह एक अच्छे शिक्षाविद नेता थे। वह एक शिक्षाविद नेता के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। उनके द्वारा नशा उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए किया गया कार्य उल्लेखनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी आकस्मिक मृत्यु से बहुत ही विचलित महसूस कर रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी तथा अपने दल की संवेदनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। Honorable Speaker, I rise to pay my tribute to Shri Hafiz Mohammad Siddiqui, whose death has moved us all deeply. He was an active social worker and a person who used to perform his duties the most devotion and sincerity. क्योंकि वे तो थे एक दलित और पीड़ित परिवार से, वे गरीबों के दुख दर्द को यूं ही समझ पाते थे। शायद इसलिए ही उन्होंने अपना कीमती समय अधिकतर गरीबों की तरक्की के लिए ही अर्पित किया है। महोदया, मैं अपने और अपने दल की ओर से सिद्दीकी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। Now, the House will stand in a silence for a short while as a mark of respect to the departed soul. Secretary General may convey the message of condolences of the House to the beloved family. Yes, ma'am. Prime Minister may introduce the new ministers to the House. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एवं सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाने जा रही हूँ। श्री राकेश प्रताप, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। श्रीमती सुनीता अग्रवाल जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। श्रीमती नेहा अग्रवाल जी, माननीय कृषि मंत्री। माननीय सदस्यों, प्रश्नकाल आरंभ होता है। सेक्रेटरी जनरल माननीय सदस्यों को आज की सूची और एजेंडा प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 102, श्रीमती कमला कौर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि गांव में आज भी शौचालय नहीं है। आपकी सरकार ने स्वच्छ भारत का वादा किया था। आज 4 साल होने को आ गए हैं। जी हाँ, आज 4 साल होने को आ गए हैं। कूड़ा भी वही है, गंदगी भी वही है। मक्खियां मच्छर यहाँ वहाँ मंडराते रहते हैं। अध्यक्ष जी, ये लोगों की बीमारी की वजह बन रहे हैं। आखिर हमारा भारत देश कब स्वच्छ बनेगा और दूसरे देशों जैसा कब टिमटिमाएगा? Yes, the honorable minister, please. माननीय महोदय जी, मैं आपके द्वारा अपने विपक्षी दल के नेताओं को ये बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए कई सारे अहम कदम उठाए हैं, जिसमें से हमारी सरकार ने प्रत्येक गांव के वार्ड में 50 से भी ज्यादा, जी हाँ 50 से भी ज्यादा नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, माननीय सदस्यों, अभी नहीं चलेंगे। पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि हमारे कौन से वादे आप लोगों को सच्चे लगते हैं? चलिए, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी सरकार ने कई लाखों कूड़ेदानों का भी प्रबंध किया है। मैडम जी, सानू तक कूड़ेदान किसी दिखते ही नहीं। जी, आप लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से निकल कर देखेंगे, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी सरकार ने प्रति एक गांव में और सड़कों के किनारों पर हरे और नीले रंग के कूड़ेदानों का प्रबंध किया है। परंतु अब अगर देश स्वच्छ बनाना है तो हमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का सहयोग चाहिए होगा, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। Any supplementary?
यस, श्री अनुपमा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2014-15 में गांव की स्वच्छता के लिए धनराशि निर्धारित की गई। फिर 2016-17 में 550 करोड़ रुपए धनराशि निर्धारित की गई। फिर 2018-19 में ये धनराशि बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपए कर दी गई। इतना सुधार तो नजर नहीं आ रहा। कृपया आप ही बताइए मंत्री जी, इस देश को कि आखिरकार ये पैसा कहाँ जा रहा है? यस, द मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी हमें तो ये लागो है कि विपक्षी दल ने कभी गांव का दौरा ही नहीं किया है। अब अगर ये दौरा किए होते तब तो ये जानते कि हमारी सरकार ने कितना शौचालय बनाया है। क्यों मंत्रियों? और हम ये भी बता दें कि इसके लिए हमने पंचायतों के माध्यम से गांव वालों को जिस मात्रा में धनराशि भी प्रदान कराया है। हमने स्वच्छता में एक कदम उठाया है, आप भी हमारा उसमें समर्थन कीजिए। आप भी अपने घर की बेटियों को बताइए कि उस घर में शादी ना करे जिस घर में शौचालय ना हो। नो मोर सप्लीमेंट्रीज प्लीज। क्वेश्चन नंबर 103, श्री शुभम जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि कोरोना महामारी के समय निजी विद्यालयों से, जी हाँ निजी विद्यालयों से विद्यार्थियों से भारी फीस वसूले जाने पर सरकार ने क्या कदम उठाया है? माननीय शिक्षा मंत्री जी, श्री निर्मला दुबे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी निजी विद्यालयों पर जबरन फीस ना वसूल करने के ऑर्डर लागू किए। इसके साथ ही साथ कुल राशि का केवल और केवल 70% वसूल किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि अगर कोई भी अभिभावक किसी भी आर्थिक स्थिति से कमजोर हुआ तो उनके बच्चों से फीस नहीं वसूल करी जाएगी। और हमारी सरकार तो पहले भी पीड़ितों की मदद करती थी, आगे भी करती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 106। Madam Speaker, I would like to know what measures are you taking to protect Indian citizens? What if the situation of fight between Ukraine and Russia may only get worse and India to become the target? Will be there any probability to keep the country safe? Can you assure that our defense team is working well? Yes, the Honorable Defense Minister, please. Respected Speaker Madam, I would like to let our dearest opposition party know that assessing the changes in India's military is not without its challenges, especially with regard to the three armed services securing their required needs in a timely manner. It will take around 3-4 years before the AI tool is used in India's military. The process of this has already been started and the plan is that every army personnel will be having the tools in which artificial intelligence would be integrated. We, on the best of our abilities, are working day and night to keep our country protected. So, if you don't know, let me tell you that India's military is the 4th most powerful military in the world with active 1.4 million personnel. क्वेश्चन नंबर 104, श्री विक्रम सिंह। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी, आप कह रहे हैं 2023 तक किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। मंत्री जी, आपके ये कथन मुझे मुंगेरी लाल के हंसी सपनों से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहे। मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये किसानों की मेहनत है कि कृषि उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में भंडारण की उचित व्यवस्था ना होने के कारण हजारों टन, जी हाँ हजारों टन अनाज यूं ही सड़ जाता है। मंत्री जी, आपकी सरकार नारा देती है 1 कंट्री 1 टैक्स और जीएसटी लागू हो गया, 1 कंट्री 1 इलेक्शन।
अरे मैं कहता हूँ इस कंट्री में वन कंट्री वन मार्केट क्यों नहीं हो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं आपने किसानों की आय बढ़ाई। मैं बताता हूँ आपने क्या बढ़ाया। आपने इस देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ाई। हर साल, जी हाँ हर साल 12,000 से अधिक किसान आत्महत्या करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहूंगा, देख आत्महत्या की चिता पर देख किसान को, देख आत्महत्या की चिता पर देख किसान को, नींद कैसे आ जाती है इस देश के प्रधान को, इस देश के प्रधान। यस, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो अपने विपक्षी दल को यह आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य या हमारी सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आकस्मिक नहीं है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी आर्थिक नीतियों ने किसानों को जमीनी स्तर तक लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी की कोई आर्थिक नीति तो दिखती नहीं। हमारी सारी आर्थिक नीतियां किसानों के विकास को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई है। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2023 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। जी हाँ, दोगुना करना है। अगर किसी किसान को मशीनरी बैंक में खाता खोलना हो तो उसे सिर्फ 20%, जी हाँ सिर्फ 20% पैसा लगाना होगा। लागत का 80% किसान को वापस मिल जाएगा। और ये सब्सिडी 10 लाख से 1 करोड़ तक की दी जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार 7 सूत्री कार्यक्रम भी कर रही है। मैं अपना 7 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। समृद्ध सिंचाई व्यवस्था, भूगणना के आधार पर बीज वितरण, समृद्ध सिंचाई व्यवस्था, भूगणना के आधार पर बीज वितरण। और जैसा कि विपक्षी दल ने कहा कि अनाज वेस्ट हो रहा है, जी नहीं, इस 7 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अनाज भंडार की उच्चतम व्यवस्था भी की गई है। कृषि में सहायक पशु पालन, मछली पालन एवं मुर्गी पालन का प्रोत्साहन भी है। अंत में मैं अपने विपक्षियों से इतना ही कहना चाहूंगी कि ठीक से पढ़ा होता तो समझ पाते हमें, ठीक से पढ़ा होता तो समझ पाते हमें, शायद कुछ बनने बिना पढ़े ही पलटते आपको शेर और शायरियों में ही लगे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देश के किसानों पर भी दीजिए। महोदय जी, आप तो साक्षी है कि विपक्षी दल का कभी ध्यान हमारे कार्यों पर गया ही नहीं। इनका ध्यान सिर्फ हमारी शेर और शायरियों में ही रहेगा और वही रहता है। एनी सप्लीमेंट्री? यस, श्रीमती कमला गौड़ जी। मंत्री जी, किसानों की आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके संदर्भ में आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को ये बताना चाहूंगी कि आत्महत्या को रोकने के लिए हमारी सरकार रात दिन प्रयत्न में लगी हुई है। किसान आत्महत्या करता क्यों है? आइए पहले तो ये समझते हैं। जब किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता तो उस ऋण के नीचे दबा रह जाता है जो उसने लिया होता है। और इस कारण अध्यक्ष जी, भारत में लगभग 5,000 से भी ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करके प्रत्येक किसान को उसकी मेहनत का उचित फल प्रदान करना चाहा है। और साथ ही साथ जो भी किसान आर्थिक स्थिति से कमजोर है उनका ऋण माफ करने की योजना भी बनाई गई है। मंत्री जी, आपकी कोई योजना हमें दिखती ही नहीं। अब माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर प्रिय विपक्षी ऐसे ही सदन की गरिमा को तोड़ते रहेंगे तो मुझे तो लगता है हमारी सरकार की कोई नीति दिखनी तो क्या, सुननी भी बंद हो सकती है।
मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि इस वर्ष 15,000 से भी ज्यादा किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। एनी सप्लीमेंट्री? श्री विक्रम सिंह जी। मंत्री जी, सत्ता किसके हाथ में और किसके नहीं ये छोड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 साल बाद सत्ता में तो हम ही आएंगे। ये तो समय समय की बात है, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। आज आपका समय है, कल हमारा समय होगा। अरे आप जवाब तो सुनिए। मंत्री जी, समय की तो आप बात ही मत करिए। आप तो समय की बात ही मत करिए। 2 साल बाद तो आप हमें वहां भी नहीं दिखाई देंगे। मंत्री जी, आपके द्वारा कही गई हर बात ऐसी है जैसे कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर हर विषय में महोदय जी जानकारी विपक्षी दल को ज्यादा होती तो शायद आज वो वहां नहीं यहाँ बैठे होते और सत्ता संभाल रहे होते। मंत्री जी, हम आपके कोई भी कार्य और योजनाओं से संतुष्ट नहीं है। आप तो हमेशा से ही देश के लोगों को गुमराह करते आए हैं। आप तो केवल सदन में ही झूठे वादे कर सकते हैं। महोदय जी, आप तो साक्षी है। विपक्षी दल को हमारी योजनाएं सच्ची लगी ही कब है? ये संतुष्ट हुए ही कब है हमारी योजनाओं से? हमें माननीय मंत्री जी इसका जवाब चाहिए कि किसान आत्महत्या कब बंद करेगा। आज भी हमारे देश में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं, जिसके कारण किसान के परिवार में एक माँ अपना बेटा खो देती है, एक पत्नी का सुहाग गुजर जाता है और किसान के बच्चे बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप किसानों को की आत्महत्या रोकने के लिए कुछ प्रयत्न भी कर रहे हैं या आपकी सरकार वहां ऐसे ही बैठी है? महोदय जी, माननीय सदस्यों, यह सभा भोजन अवकाश तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्यों, आप सभी का सायंकालीन सभा में पुनः स्वागत है। शून्यकाल। श्रीमती रमेश्वरी जी। हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही दंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। इस दौर में भी, इस हाल में भी हर दिल में तिरंगा रहता है, हर दिल में तिरंगा रहता है। माननीय महोदया जी, आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारी जनता केवल रोटी कपड़े मकान के लिए संघर्ष करती हुई दिखी। महंगाई और गरीबी तब भी मुद्दा थी और आज भी मुद्दा है। मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। 3 दिन पहले मेरे घर पर आए राशन के दाम आसमान छूते दिखे। महंगाई और गरीबी एक ऐसा दीमक बन गई है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को खत्म करती चली जा रही है। महंगाई का असर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर ही होता है। इसकी तलवार इन 2 वर्गों पर है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने इसके लिए कोई आवश्यक कदम भी उठाए हैं या फिर आप और आपकी सरकार सोई हुई है? Yes, the Honorable Home Minister, please. माननीय महोदया जी,
विपक्ष में ये जो कागज और कलम की गरीबी हमें सिखलाई जा रही है, मैं इसका कोई विरोध नहीं करूंगी। क्या बखूबी इन्होंने मेरे देश को बेबस और लाचार सिद्ध किया है। किंतु मैं एक बात जरूर स्पष्ट कहना चाहूंगी कि इस देश का जन जन इस तूफान से जलते हुए दिए है। मेरे देश का रेहड़ी वाला, मेरे देश का फेरी वाला, मेरे देश का ठेले वाला तक यह जानता है कि इंद्रधनुष के रंग तो तूफान के बाद ही नजर आते हैं। जब आप लोगों की सरकार महंगाई और गरीबी को बयां कर रही थी, तभी हमारी सरकार ने पेट्रोल के दाम 20 रुपए और डीजल के दाम 15 रुपए प्रति लीटर कम करने का फैसला लिया था। साथियों, हम सिर्फ एक का पेट नहीं भरते बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी बनाते हैं। हमारी सरकार का सपना है कि भारत एक महंगाई मुक्त देश हो। मंत्री जी, आपकी सरकार केवल सपनों में ही भारत मुक्त देश बना सकती है। आपकी सरकार में तो भारत देश महंगाई मुक्त देश तो बनने से रहा। माननीय महोदया जी, मेरा विपक्ष से निवेदन है कि वह शब्दों की आंख मिचोली खेलना बंद करे और सभा को संग्राम ना बनाते हुए जनता के मुद्दों का सीधा रास्ता बनाए और हमारी सरकार का साथ सभी विकासशील कार्य में दे। मुझे ताज्जुब है यहाँ इतने अर्थशास्त्री बैठे थे लेकिन यह ना समझा सके कि एक देश की गरीबी और महंगाई उसके विकास से नहीं आती। लेकिन जो राही अपना रास्ता भूल गए हैं, उन्हें याद करवाना अति आवश्यक हो गया है कि एक जिम्मेदार विपक्ष का कर्तव्य क्या होता है। हम चाहे देश में रोजगार बढ़ाए या लोगों की आय बढ़ाए, आप लोग तो फिर भी यही कहेंगे कि हमने गरीबी के खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं विपक्ष से बस इतना ही कहना चाहूंगी, मैं आम आदमी के एहसास बदल कर रख दूंगी, आप लोगों के खंडित विश्वास को बदल कर रख दूंगी। आप वादा करें मेरे साथ चलने का, आप वादा करें मेरे साथ चलने का, तो मैं इतिहास बदल कर रख दूंगी, इतिहास बदल कर रख दूंगी। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती अनुपमा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बेटियों के विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। अध्यक्ष जी, आज महिलाओं तथा बेटियों पर होने वाले अत्याचारों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Maintain the silence, please. नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार देश की 107 महिलाएं प्रतिदिन बलात्कार का शिकार हो रही हैं। शेम 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 शेम। इसमें भी 12 वर्ष से कम उम्र की घटनाएं अधिक घटी हैं। दिल्ली, कठुआ, शिमला जैसे बड़े बड़े शहरों के बाद अब छोटे छोटे कस्बे जैसे हरियाणा की पिलौना में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। 19 मई 2019 को पंचकुला शहर की 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा 18 मई को अंबाला शहर की 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। शेम 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 शेम। अध्यक्ष जी, सरकार बेटियों की शक्तियों का ढिंढोरा पीटने नहीं सकती, जो हकीकत से कोसों दूर है। कब तक अध्यक्ष जी, आखिर कब तक इसी तरह बेटियां दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेगी? आखिरकार ये सरकार कुंभकर्ण के नीचे कब जागेगी? कब जागेगी? कब जागेगी? कब जागेगी? प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बैठ जाइए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। Yes, the honorable minister, please. संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण की इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण की इस दौड़ में बेटियों को माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल से यह कहना चाहूंगी कि
जो वो निष्क्रियता के आरोप हमारी सरकार पर लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियादी है। हमारी सरकार आने से पहले ही निर्भया कांड जैसी घटनाएं घटित हो चुकी थी। हमारी सरकार भी देश की बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित है। इसीलिए हमारी सरकार ने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की है, जिसमें पीड़ित को तुरंत ही सहायता प्रदान की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष मार्च में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के 24,212 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से 11,991 मामलों पर जांच चल रही है और कुछ दोषियों को ट्रायल कोर्ट में सजा दी जा रही है। निर्भया कानून क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल 2018 के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार पर, जी हाँ, 12 उम्र से कम लड़कियों के बलात्कार पर फांसी की सजा का प्रावधान है। महिलाओं तथा बच्चियों के साथ हो रहे दुराचार को कम करने के लिए पॉक्सो एक्ट के दायरों को बढ़ाया जाएगा और जनसाधारण अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके सुखद परिणाम जल्द ही राष्ट्र के सामने होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को मुखातिब होकर कहना चाहूंगी कि हमको है उनसे वफा की उम्मीद, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मीडिया वाले हमसे पूछते हैं कि इस बार लोकसभा का कार्य इतना ठप क्यों रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार लोकसभा का कार्य इसलिए ठप रहा है क्योंकि विपक्षी दल, जी हाँ, विपक्षी दल किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेता। वह तो केवल अपने ही ख्याली पुलाव पकाने में लगा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को कहना चाहूंगी कि अपने ख्याली पुलावों से बाहर आइए, अपने ख्याली पुलावों से बाहर आइए और देश को आगे बढ़ाने में हम सबका साथ दीजिए। श्री विक्रम सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया। पहली बात अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा इस सदन का कामकाज इस वर्ष सबसे ज्यादा ठप इसलिए नहीं रहा कि गैर विपक्ष जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए रहा कि ये सरकार आजादी के बाद इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी, सच्चाई हमेशा कड़वी ही लगती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर सत्र से पहले इस सरकार का नया घोटाला उजागर होता है। दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है। बैठ जाए जी हाँ, बैठ जाए अपने स्थान पर। मेरा समय ये क्या होता है? ऑनरेबल मिनिस्टर, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने अभी विपक्षी दल को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। तो प्रधानमंत्री जी, आपका ये उधार मैं चुकता करना चाहता हूँ। एक नहीं, 2 शेर पढ़ के। पहला तो फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रहा हूँ। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर बैठ जाइए। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। अरे नेताजी, हमारी बात तो सुनिए। अरे विपक्षी नेताजी, हमारी बात तो सुनिए। अगर हमें याद ना होता तो शायद पद आप संभाल रहे होते। प्रधानमंत्री जी, ये तो आपकी खोटी किस्मत है कि आप वहाँ बैठे हैं, नहीं तो आप इस सदन में बैठने लायक नहीं है। वहाँ की तो छोड़िए। विधेयक प्रक्रिया।
अनुमति है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, भारत जैसे देश में बड़े बड़े प्रशासनिक पदों के लिए ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है तो वह इन पदों के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति राजनीति का काम संभालता है, जो व्यक्ति पूरे देश को चलाता है, उनके लिए तो शिक्षा से संबंधित कोई योग्यता नहीं रखी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जिस दिन भारत के सदन में ग्रेजुएट की डिग्री लिए हुए मेंबर बैठेंगे, उस दिन भारत के सदन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए मैं सदन के समक्ष यह विधेयक रखती हूँ कि भारत की विधानसभा से लेकर लोकसभा व राज्यसभा तक जो अगर कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक पदों के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पदों के लिए इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य होगा। और हाँ, मैं आपको इस विधेयक के अंतर्गत यह आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि अगर कोई राजनेता 2024 के बाद इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए ग्रेजुएट की डिग्री लेना अनिवार्य होगा। इसलिए मैं सदन के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी मेंबर इस बिल को अपनी बहुमता से पारित करेंगे। महोदया जी, अभी मंत्री जी ने जो बिल सदन के समक्ष पेश किया है कि राजनीतिक पदों के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। महोदया जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं भी इस बिल का समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि राजनीति के लिए शिक्षा की नहीं, अनुभव की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि इस बिल से सबसे ज्यादा डर शायद आपको ही लग रहा है, इसीलिए आप स्वयं के लिए भयभीत हो रहे हैं, यह सोचकर कि कहीं आपको ही अपना पद न छोड़ना पड़े। माननीय सदस्यों, यह विधेयक अगले सेशन में चर्चा की जाएगी। रिस्पेक्टेड स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से आज इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो मुझे अपने आपकी अनुमति की जरूरत है। अनुमति है। रिस्पेक्टेड मैडम, हम इंडिया जैसा ग्रेट कंट्री में रहता है, लेकिन यहाँ पर आज लड़कों का शादी का उम्र 21 कर दिया गया है, गर्ल्स का आज भी 18 है। मंत्री जी, आज भी हम उसी देश में रहता है जहाँ लड़का और लड़की को अनफेयर ट्रीट किया जाता है। यहाँ आज भी ऐसा कई कोना है जहाँ पर लड़की को पढ़ने के लिए मना कर देता है, लेकिन शादी करवानी हो तो जबरदस्ती भेज दिया जाता है। क्यों नहीं मैडम, हम लड़का और लड़की को इक्वल ट्रीट कर सकती जब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लड़का और लड़की को इक्वल बोली गई है। महोदय जी, इन्हीं सब बातों को नजर में रखते हुए मैं आज इस सभा में ये विधेयक प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि अगर लड़का का शादी का उम्र 21 हो गई है तो लड़की का भी 21 हो जानी चाहिए। माननीय महोदय जी, मैं मंत्री जी के इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। जब हमारे प्रथम मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में ही समानता की बात कही गई है, तो क्यों नहीं लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दी जाए, ताकि लड़कियों को भी पुरुषों की भांति समान समझा जाए। माननीय महोदया जी, सदन में जो यह कानून पेश किया गया है कि लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 कर दी जाए, मैं इस कानून का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। महोदया जी, भारत देश में आर्थिक विभिन्नता के कारण 40%, जी हाँ 40% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इन लोगों की मासिक आय 2000 रुपए से भी कम है। इस हालत में यह लोग आखिर कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तथा उन्हें शिक्षा आखिर कैसे प्रदान करेंगे? महोदया जी, यह कानून समाज में उचित ढंग से सफल नहीं हो पाएगा। जब इस देश में वोट देने की उम्र 18 वर्ष है, जब इस देश में न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की उम्र 18 वर्ष है और 18 वर्ष के पश्चात इस देश के
विपक्षी दल से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अगर लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की ही उम्र में हो जाए तो वे लोग स्कूल और कॉलेज कब जाएंगी? बताइए, है कोई जवाब आपके पास? मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं जब नागरिक की 18 वर्ष की आयु के बाद उन्हें एडल्ट समझा जाता है तो वे अपने विवाह के संबंधी निर्णयों के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदया, पहले तो मैं विपक्षी दल को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार देश और देश की महिलाओं के हित में कार्य करती थी और करती रहेगी। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में, जी हां, आज पूरे देश में 10 लाख से भी ज्यादा लड़कियों पर शोषण के केस सामने आए हैं, जिसमें से 2 लाख से भी ज्यादा केस 15 से 18 वर्ष की लड़कियों पर शोषण के सामने आए हैं। उनकी लड़कियों की जल्दी शादी हो जाने के कारण उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत गंभीर चिंतनवर्ष बात है। इसीलिए मैं अपनी देश की महिलाओं को और सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष जी, सदन में इस विधेयक संबंधी आज से पहले कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज सदन में बिना चर्चा किए ही इस चर्चा को सरकार ने विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिया और अब इस विधेयक पर हमसे हमारी राय पूछी जा रही है। मंत्रिमंडल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंत्रिमंडल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंत्रिमंडल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अध्यक्ष जी, आप जानती है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये कैसा लोकतंत्र हुआ जहाँ पर सरकार अपनी मर्जी के सदन में बिल प्रस्तुत करती जाएगी और उसे लागू करती जाएगी। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अध्यक्ष जी, आप जानती है कि भारत विभिन्नता में एकता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न जाति समूह और विभिन्न धर्मों को अपनाने वाले लोग रहते हैं। इस विभिन्नता के कारण मुझे विश्वास है कि ये विधेयक भारत में कभी सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इस कानून का समर्थन नहीं करता। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उससे भी एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम इस बिल को संशोधन के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाए, उसके बाद दोबारा से सदन में इस बिल पर चर्चा करवाई जाए। भारत के लोग सदन में बिना चर्चा किए इस तरह के बिल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो आप लोग उन पर थोप रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश ना करे जो संविधान द्वारा उन पर लगाई गई है। अनेकता में एकता पर हम भारतीय गर्व करते हैं। अध्यक्ष जी, भले ही इस देश में विभिन्न प्रकार के धर्म रीति रिवाज पाए जाते हैं, परंतु फिर भी इस देश में अनेकता होने के बाद भी एकता पाई जाती है, और हमने यही एकता भारत में देखते हुए यह बिल संसद में पेश किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक इस बिल को अमल में लाया जाएगा और जल्द ही महिलाओं की विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे मंत्रियों से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि वह इस बिल को अपना बहुमत देकर पारित करें। और काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे। आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। मंत्रिमंडल होश में आओ, मंत्रिमंडल होश में आओ, मंत्रिमंडल होश में आओ। सदन की गरिमा बनाए रखिए। मैं अनुरोध करती हूँ कि वह इस बिल को पारित करे और महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाया जाए। सदन में मतदान की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। ओके,
So those who are in the favor of bill, say yes. Yes. Those who are in the favor of bill, say yes. Yes. Or those who are not in the favor of bill, say no. No. Okay, so most of the members are in the favor of bill. Therefore, the bill is passed. माननीय सभासदों, यह सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सभी अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अगर जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता है तो तुम्हें ना कभी कोई हरा नहीं सकता। अपना सब कुछ लुटने के बाद भी अगर तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो तो तुम्हें कभी कोई हरा नहीं सकता।